तो शुरू करते हैं निम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मू चेन फिलहाल स्पिरिट लेवल पर ब्रेक करने के लिए यिन एंड यांग स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर रहा था। और वही इस समय यांग गोंग और जाओली वगैरह आ चुके थे और इनका फाइट किंगलिंग और उसकी छोटी बहन सुनेर के साथ हो रहा था। अब आगे तो सुनेर ने यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एरे एक्टिवेट कर दिया था और पिछली बार मू चेन ने जो एक एरे बनाया था उन्हें स्पिरिचुअल बीस्ट को मारने के लिए, ये उसी के बराबर का माना जा सकता है। और मू चेन का प्लान सक्सेसफुल रहा क्योंकि इसको मालूम था कि जब ये कल्टीवेशन में होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग अटैक करेंगे और इसी के लिए इसने सुनेर को तैयार किया था। हालांकि यांगोंग और जाओली नॉर्मल बंदे तो थे नहीं, तो अपने पाम पर डेंस स्पिरिचुअल की को इकट्ठा करते हैं और यांगोंग के सामने एक आयरन शील्ड ब्लैक आयरन का बन जाता है जिस पर यूनिक फ्लक्चुएशन थे। बेसिकली ये एक स्पिरिचुअल वेपन था। सुनेर ने जो एरे बनाया था उसमें से एक विंड ड्रैगन निकलता है और इसके ब्लैक शील्ड से आके टकराने लगता है। जाओली के पास भी सेम कोई एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट था। हालांकि सुनेर के विंड ड्रैगन के कारण ये पीछे पुश तो हो जाते हैं पर इन्हें कोई ज्यादा डैमेज होता नहीं है। पर इस समय यांगोंग और जाओली जान चुके थे कि अगर इनके पास स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स नहीं होता तो ये लड़की इन्हें कब का मार दी होती। सुनेर और कुछ लोग बोल रहे थे हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करने के लिए, है तो वो अच्छा नोवेल पर वो बंदा जावियान से भी ज्यादा ठरकी है। 7-8 बीवियां भाई, मजाक चल रहा है। हालांकि सभी एक से एक सुंदर रहती हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो जाओली समझ चुका था कि ये सुनेर उतनी सिंपल है नहीं, तो ये सीधा सुनेर की तरफ बढ़ता है। किंगलिंग समझ जाती है और यांगोंग इससे फाइट करने लगता है। किंगलिंग फिर भी चीखती है कि जाओली, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। यांगोंग ये जानता था कि किंगलिंग इससे वीकर नहीं है, तो ये अपनी ऑरा को लिमिट तक पुश करके किंगलिंग से फाइट कर रहा था। अब इधर सुनेर देखती है कि जाओली इसके तरफ एक मर्डरस इंटेंट से बढ़ रहा है। ये थोड़ी सी चिंतित हो जाती है और भागने लगती है। जाओली हैरान था कि ये लड़की तो इतनी पावरफुल है पर शायद ये थोड़ी बहुत टीमिड टाइप है। पर जाओली जानता था कि ये लड़की ये किंगलिंग से भी ज्यादा खतरनाक है, तो इसे ये जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। ये तुरंत ही डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करता है और सुनेर पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियान मू चेन अपना ग्रेट पगोडा की मदद से ये जो यिंग यांग स्पिरिट का स्पिरिचुअल एनर्जी था अब इसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर चुका था। रोटेशनल फेज में एक व्हील रहता है, वो काफी तेजी से एक्सपैंड होने लगा था। धीरे धीरे ये पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और पहले जो इसका रोटेशनल व्हील था अब वहां पर यानी इसके स्पिरिचुअल सी में एक छोटा सा मू चेन के जैसा ही बंदा दिखाई देता है, पर यह भी काफी ब्लरी था। बेसिकली ये मू चेन का स्पिरिट था, यानी कि अब ये स्पिरिट लेवल पर पहुंच चुका था। और इस दौरान जब ये मंडाला फ्लावर से बाहर निकल रहा था तो नीदर बर्ड की तरफ एक स्माइल देता है। नीदर बर्ड समझ जाती है कि ये बंदा अब स्पिरिट स्टेज पर पहुंच चुका है, तो इसके पास अब वो एबिलिटी है कि ये मुझे डिवोर कर सके। खास करके क्योंकि ये एक स्पिरिट है, नीदर बर्ड एक बीस्ट है, तो इसका ऑरा इंसानों के लिए हमेशा से अच्छा होता है। और ये कहती है जैसा कि मैंने सोचा था, ह्यूमंस कभी भी अच्छे हो नहीं सकते। और ये कहती है अगर तुम मुझे डिवोर करना चाहते हो तो इतना आसान होगा नहीं। ये काफी गुस्से में अपने पंख को फड़फड़ाने लगती है। मू चेन जब इसे देखता है तो कहता है कि अरे मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें डिवोर करूंगा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। ये नीदर बर्ड हैरान हो जाती है कि तुम आए क्यों। मू चेन इसको बताता है मैं इसलिए आया क्योंकि मैं स्पिरिट स्टेज पर पहुंच चुका हूं, तो तुम्हें दिखाने आया था। नीदर बर्ड शांत हो जाती है और मू चेन अब अपने होश में वापस आ जाता है और स्माइल करता है कि यार ये नीदर बर्ड सच में काफी वायलेंट है। और ये कहता है इससे नीदर बर्ड से कि मुझे मालूम है अगर मैं तुम्हें इंजेस्ट कर लूं तो मेरे लिए काफी बेनिफिट है, पर मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता हूं। अब इस समय एक बजिंग साउंड अपने आसपास सुनता है। ये देखता है कि इसका स्पिरिचुअल पगोड़ा जो था ग्रेट पगोड़ा, इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस हो रहे थे और स्पिरिट स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के कारण इसका ग्रेट पगोड़ा जो इसकी माँ ने इसके लिए छोड़ा था उसका भी लेवल शायद बढ़ चुका था। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो इस पगोड़ा में था वो इसे पढ़ने को मिलता है, वज्र पगोड़ा। वहीं दूसरी तरफ यांगोंग से लगातार किंगलिंग का फाइट चल रहा था और जाओली सुनेर का पीछा कर रहा था। वांग शेंग वगैरह बाकी जो ट्रूप्स थे उनसे फाइट कर रहे थे और बार बार यांगोंग ये किंगलिंग को लिटिल ब्यूटी करके बुलाते रहता था। पर इस समय किंगलिंग के जो अटैक्स थे वो काफी फियर्स हो गए थे। अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपनी ऑरा को बढ़ा रही थी। पर इस समय जो जी क्लैन वाले थे वो भी यहाँ पर दूर आके इस बैटल को देख रहे थे। ये सोच रहे थे इस बैटल में सभी इंजर्ड हो जाएंगे तो असली फायदा हम लोग उठा लेंगे। पर इधर जी किंग वगैरह कहते हैं वो मू चेन क्या कर रहा है, अगर वो सच में यिन एंड यांग स्पिरिट डिवोर कर लिया तब तो उसका पावर बढ़ जाएगा और वो स्पिरिट स्टेज में पहुंच जाएगा। पर जी हाई स्माइल करता है और कहता है कि वहां पर यांगोंग है और जाओली वगैरह है, इतना आसान नहीं होगा। इधर किंगलिंग का पाम अटैक यांगोंग से टकराता है और चारों तरफ एक खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन
फैल जाता है और इस अटैक के कारण यांगोंग कुछ कदम पीछे हटता है, 12 कदम, और वहीं किंगलिंग बस 2 से 3 कदम। और यांगोंग स्माइल कर रहा था कि तो चलो ठीक है, तुम मुझे मान लो हरा भी दोगी, पर तुम्हारे साथी उन्हें हमारे साथियों ने घेर रखा है। किंगलिंग कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हें मार देती हूँ। यांगोंग कहता है ट्राई कर लो। पर इस समय एक चीख सुनाई देती है इन्हें। सुनेर जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी और जाओली ने उसके हाथ को कस के पकड़ रखा था और उसे क्रश करने की कोशिश कर रहा था। सुनेर रो रही थी कि सिस्टर मैं सॉरी, मैं इसे हरा नहीं पाई। किंगलिंग चिल्ला रही थी कि जाओली अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो भी मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। जाओली कहता है अगर तुम मुझे यिंग यांग स्पिरिट दे दो तो मैं इसे जाने दूंगा। और लगातार कस के हाथ दबाने के कारण सुनेर का जो सॉफ्ट शोल्डर था वो पूरा लाल हो चुका था और ये रो रही थी। सुनेर को अब समझ में आ रहा था कि यहाँ पर लोग जो है काफी बेरहम है और किंगलिंग अपनी बहन के इस दर्द को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी एक आवाज सुनाई देता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो इस लड़की को जाने देता। जाओली चौंक जाता है और कहता है कौन हो तुम। ये फिगर जो भी था जाओली के सामने अचानक से प्रकट होता है और प्रकट होते ही एक पंच इसके हेड पर एम करके दे मारता है। जाओली कहता है लगता है तुम मरना चाहते हो। ये तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को इकट्ठा करता है और उस पंच पर अपना एक पंच मार देता है। हालांकि जाओली से ब्लॉक तो कर देता है पर इसका फिस्ट नम सा पड़ जाता है, बॉडी कांप जाती है और कुछ कदम पीछे जाके ये गिरता है और सुनेर इसको मूचेन बचा लेता है। सुनेर काफी ज्यादा अब खुश हो जाती है पर इसका हाथ काफी दर्द कर रहा था। मूचेन इससे कहता है अपनी बहन के पास जाओ, मैं इसे अब सबक सिखाता हूँ। जाओली देखता है और कहता है कि बॉय कौन हो तुम। मूचेन स्माइल करता है कि वो छोड़ो मैं कौन हूँ, तुम्हें यिंग यांग स्पिरिट चाहिए ना, पर मैं उसे डिवोर कर चुका हूँ। ये सुनते ही जाओली और यांगोंग दोनों का चेहरा एकदम कोल्ड हो जाता है। ये मूचेन को टुकड़ों टुकड़ों में काट देना चाहते थे क्योंकि यिंग यांग स्पिरिट को ये एक आधी महीने से ढूंढ रहे थे। वो हमारा आइटम था ऐसा ये चीखते हैं और यांगोंग और जाओली एक साथ मूचेन पर बढ़ते हैं कि पहले हम इसे मारेंगे। इनको आगे बढ़ता देख मूचेन तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल ऑरा से 2 भाले बनाता है और इन दोनों की तरफ बढ़ा देता है। इसे देखते ही ये दोनों अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं और एक एक पंच इन भालों पर मार देते हैं। पर मूचेन का जो ये डार्क ऑरा था ये काफी ज्यादा डोमिनेटिंग था। अब जब तक मूचेन देखता है कि ये दोनों उस स्पीयर को ब्लॉक कर रहे हैं, अचानक से इनके सामने प्रकट होता है और 3 डेथ सील से इन पर अटैक कर देता है। अब इनके ऊपर जो वो कवर था शील्ड का, ब्लैक शील्ड का, और दूसरे पर एक स्टोन स्टोव का, वो तुरंत ही डिम हो जाता है। यांगोंग और जाओली हैरान थे कि ये इनका स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है और ये लड़का इसे भी सप्रेस कर दे रहा है। ये काफी दूर जाके गिरते हैं और खून की उल्टी करने लगते हैं। दोनों समझ चुके थे और अब यहाँ से ये भागने को देखते हैं। मूचेन इन्हें देखता है और कहता है कहाँ भाग रहे हो। तुरंत ही इसका जो स्पीड, भागने का स्पीड था, शैडो स्पिरिट, ये उसे एक्टिवेट कर देता है और पलक झपकते ही इन दोनों के सामने प्रकट होता है और अपना एक रेड गोल्डन स्पीयर निकालता और इनके थ्रोट पर एम करके कहता है अगर एक कदम भी बढ़ाए तो मारे जाओगे। अब इधर इनके जो टीम के लोग थे वो शांत हो जाते हैं और मूचेन इनसे कहता है कि फाइट तो खत्म हो चुका है, अब क्योंकि तुम फाइट करने आए थे तो कुछ तो देना पड़ेगा। मूचेन इनके फोरहेड के सिंबल्स को देखता है। दोनों रैंक 5 पर पहुंच चुके थे और कहता है कि ये दे दो। अब ये मना करने की कोशिश करते हैं। मूचेन कहता है अगर नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती छीन लूंगा और इसे अगर क्रश कर दिया तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे, एकेडमी में कभी एंटर भी नहीं कर पाओगे। दोनों समझ चुके थे कि मूचेन काफी रुथलेस है और मूचेन इन दोनों के सिंबल्स ले लेता है और एक एब्जॉर्ब करने के बाद इसका लेवल रैंक 6 पर पहुंच जाता है और जाओली वाला रैंक था वो ये किंगलिंग को दे देता है। किंगलिंग थोड़ा संकोच करती है पर मूचेन के कहने पर इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। यांगोंग दांत पीस रहा था और कहता है आप तो जाने दो। मूचेन कहता है इतना जल्दी कैसे, तुम एक छोटी सी बच्ची को बुली कर रहे थे। यांगोंग कहता अब क्या चाहिए। मूचेन कहता मैंने देखा तुम्हारे पास कुछ स्पिरिचुअल वेपन्स है, वो दे दो। दोनों मना करते कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। मूचेन तुरंत ही एक अटैक बनाता है और ये देखते ही ये दोनों कहते ठीक है। दोनों अपने स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट यानी एक का जो ब्लैक शील्ड था और एक का स्टोन स्टोव दे देते हैं। दोनों को ये थैंक्स बोलता है और इनको भगा देता है और मूचेन कहता है कि अगली बार तुमने अगर परेशान किया तो इस बार तो मैंने छोड़ दिया, अगली बार छोड़ूंगा भी नहीं। और इधर जो जी हाई वगैरह और जी किंग इस बैटल को देख रहे थे झाड़ में छिपकर, इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जी किंग स्माइल करके पूछता कि क्या करना चाहिए। इनको लगा नहीं था कि मूचेन 2 बंदों को अकेले हरा देगा, वो भी स्पिरिट स्टेज के बंदों को। और अगर मूचेन को हराना है फिलहाल तो मिनिमम जो बंदा चाहिए वो स्पिरिट स्टेज के मिडिल फेस का बंदा चाहिए। और अभी ये बात ही कर रहे थे तभी फील करते हैं कि मानो मूचेन इन्हीं की तरफ देख रहा है। ये यहाँ से भाग जाते हैं। सुनेर इस समय मूचेन को सॉरी बोलती है पर मूचेन इसको समझाता है कि तुमने काफी अच्छा पहले ही कर लिया है, धीरे धीरे तुम सीख जाओगी क्योंकि तुम्हारी बहन भी तुम्हें कब तक प्रोटेक्ट करेंगी, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा मेंटली भी। नहीं तो सुनेर अपने एरे से उन दोनों को अकेले हरा सकती थी अगर ये पैनिक नहीं करती तो।
मूचेन फिलहाल वो जो ब्लैक शील्ड था और स्टोन स्टोव उन दोनों को ध्यान से देख रहा था, क्योंकि यांगोंग ने मूचेन ने जो 3 डेथ सील वाला अटैक मारा था उसे इस सील्ड की वजह से ब्लॉक कर दिया था। और ये जो ब्लैक सील्ड था मूचेन इसे सुनेर को दे देता है। अब ये जो ब्लैक सील्ड था ये लो रैंक का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट था, पर ये काफी था। किंगलिंग बताती है कि इनके पास भी हाई रैंक के स्पिरिचुअल वेपन्स हैं, पर यहाँ से आने से पहले इनकी फैमिली ने वो चीज रख लिया था, क्योंकि ऐसे तुम अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाओगे इन वेपन्स पे अगर भरोसे रहोगे तो। अब इस दौरान किंगलिंग पूछती है कि अब क्या करना है। मूचेन स्माइल करता है और कहता है अब तो हमें नॉर्दर्न हेवेंस हॉल की तरफ जाना पड़ेगा। किंगलिंग कहती है कि जहां तुम चल रहे हो हम भी तो वहीं जाने वाले हैं, और ये कहती है तुम स्पिरिट स्टेज में तो पहुंच चुके हो और तुमने अभी तक कोई स्पिरिचुअल बीस्ट का सोल एसेंस एब्जॉर्ब नहीं किया है ना। मूचेन हाँ में सर हिलाता है। वैसे तो इसकी बॉडी में नीदर बर्ड थी जो कि सच में काफी प्योर थी, पर उसे ये डिवोर कहाँ किया था। और ये बताती है कि यहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट हैं और वो भी हाई लेवल के। तो ये कहती है हेवेंस हॉल जाने से पहले हम वो जो स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन वाला एरिया है वहां जा सकते हैं, अगर तुम कहो तो। मूचेन मान जाता है, क्या पता वहां पर टॉप 50 के कोई स्पिरिचुअल बीस्ट मिल जाए। किंगलिंग वगैरह काफी खुश थी कि मूचेन इनके साथ है, और अब ये लोग आगे बढ़ रहे थे। और वांगशेंग वगैरह काफी प्रभावित हो चुके थे मूचेन से, जब से इसने 2 स्पिरिट स्टेज के बंदों को अकेले हरा दिया था। इन्हें मालूम था अब इनका ये क्लैन ज्यादा सुरक्षित है। कुछ दिन ये आगे बढ़ते रहते हैं और आगे में इन्हें दूसरे भी टीम वाले मिलते रहते हैं। फिलहाल तो शांति थी, पर यह शांति ज्यादा दिन तक नहीं रहती है, क्योंकि एक यूनिक इन्फॉर्मेशन चारों तरफ फैल रहा था, और वो था कि स्पिरिचुअल रोड का ब्लड कैलामिटी मूचेन वो नॉर्दर्न्स एकेडमी के लिए आया हुआ है। और ये नाम कौन नहीं जानता था, ब्लड कैलामिटी मूचेन स्पिरिचुअल रोड का सबसे खतरनाक वॉरियर। कुछ लोग ये नाम सुनकर हेट करते थे, तो कुछ लोग डरते थे और कुछ लोग सरप्राइज होते थे कि मूचेन यहाँ पर आया है, पर उसे तो भगा दिया गया था। और मूचेन को ये बात इसके कान में भी आ रही थी, तो ये समझ रहा था कि इसको स्ट्रेंथ तो जल्दी बढ़ाना पड़ेगा ही। अब इधर दूर में एक मैजिकल थॉर्न बिस्ट को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिट स्टेज के मिडिल फेज में था, और इसे एक फिगर मार चुका था। और इसे जिसने भी मारा था वो इसके पावर को एब्जॉर्ब करके अपने रैंक को 7th लेवल पर पहुंचा चुका था। और ये जो भी फिगर था काफी काम था, और उसने इस मैजिकल थॉर्न बिस्ट को आराम से मार दिया था। ये लड़का काफी हैंडसम था, ऐसा लग रहा था काफी बोर हो रहा है। मैजिकल थॉर्न बिस्ट का जो सोल एसेंस निकाल रहा था या निकाल रही थी, उससे ये दूसरा बंदा जो पीछे खड़ा था वो बोलता है कि एक न्यूज है मेरे पास कि ब्लड कैलामिटी मूचेन यहाँ पर आया हुआ है। और ये सुनते ही ये दूसरा वाला स्माइल करता है, हम उसका लोकेशन कुछ ही समय में ढूंढ लेंगे। तो जो बंदा जिसने मैजिकल थॉर्न बिस्ट को मारा था उसका नाम चूकी था, और दूसरा वाला बंदा उसका नाम तो नहीं पता, पर वो इसको समझा रहा था कि चूकी एक चीज जान लो कि मूचेन एक नॉर्मल बंदा नहीं है, जी जुआन वगैरह भी उससे डरते थे। चूकी स्माइल करता है और कहता है मेरा उससे कोई वैसा दुश्मन ही नहीं है। ये कहते हैं मैं लाउली को पसंद करता हूँ, और मुझे पता है कि वो भी नॉर्दर्न एकेडमी में आई हुई है और वो मूचेन को पसंद करती, तो मैं इससे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि लुओली को कोई कॉन्कर कर ले, मतलब अपना बना ले, ऐसा असंभव सा था इसकी नजर में। और ये बंदा कहता है चूकी, चाउकी बोलेंगे हम इसको, कि मैं उस मूचेन से पर्सनली मिलना चाहता हूँ कि वो लुओली के लिए सुइटेबल है या नहीं। इधर मूचेन वगैरह एक माउंटेन के स्लोप पर पहुंच चुके थे, और यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से इकट्ठा थे, और यहीं से आप नॉर्दर्न हेवेंस वर्ल्ड के डेप्थ एरिया के लिए बढ़ सकते हो। और यहाँ पर एक मार्केट भी है जहाँ पर आपको स्पिरिचुअल आर्ट, बीस्ट के इसेंस वगैरह और आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी मिल सकते हैं, पर उसके लिए पैसा वगैरह देना पड़ता है। और ग्रेट 1000 वर्ल्ड में सबसे कॉमन जो करेंसी था वो था स्पिरिट कॉइन। पर किंगलिंग इसे बताती तुम्हारे पास जो टोकन है जो रैंक 7 का हो चुका है वो भी एक प्रकार से करेंसी है इस नॉर्दर्न हेवेंस वर्ल्ड में। इस सिंबल से तुम कुछ और देकर सामान खरीद सकते हो, और यहाँ से हम हेवन रैंक के स्पिरिचुअल बीस्ट का भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। और पास के एक लोकेशन में किंगलिंग के कहने पर ये क्लैन के लोग अपना कैंप लगा लेते हैं, और आगे बस सुनेर, मूचेन, मोलिंग वगैरह जाते हैं उस मार्केट एरिया में। अब यहाँ पर इन्हें कई सारे स्पिरिचुअल आर्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे घासली स्पिरिट स्वॉर्ड, एक लो रैंक का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट। ये वेपन था, और इसे अगर आपको खरीदना है तो रैंक 5 का स्पिरिचुअल सिंबल और देना पड़ेगा। सुनीर और किंगलिंग वगैरह साथ में घूम रहे थे, और मूचेन थोड़ा सा बाकी अलग स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने लगता है। और इस दौरान ये रास्ते में थोड़ा सा वो झड़प की आवाज सुनता है कि कोई किसी को गाली दे रहा है, और कह रहा था कि तुम्हें इस टूटे हुए डायग्राम एरे के लिए रैंक 6 का टोकन चाहिए, और चाहिए। और मूचेन जैसे ही सुनता डायग्राम एरे, ये उस डायरेक्शन में बढ़ जाता है। और वो लड़का जो इसे खरीदना चाहता था ये ब्रोकन था और इसका दाम भी काफी ज्यादा था, तो यहाँ से चला जाता है। और मूचेन उसी टेबल पर पहुंच जाता है। वहां पर एक ब्लैक आयरन बॉक्स था और उसके अंदर एक डार्क गोल्डन स्क्रॉल था। और मूचेन इस सामने वाले बंदे से पूछता है तो ये डायग्राम एरे का लेवल क्या है। वो बंदा भी मूचेन के फोरहेड पर देखता है
कि इसका जो सिंबल है वो रैंक 6 का है। अब उसके बाद ये बंदा भी इंटरेस्टेड हो जाता है और बताता है कि वैसे तो ये रैंक 2 का डायग्राम एरे है, पर इसे कम मत समझना। इससे अरेंज करने के लिए मिनिमम 40 स्पिरिचुअल सील्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब तुम इससे आराम से एक स्पिरिट स्टेज के मिडिल फेज के बंदे को रोक सकते हो। अब जैसे मूचेन पहले कोई भी एरे बनाता था, जैसे गोल्डन रिवॉल्यूशन एरे, तो उसके लिए 30 सील्स लगते थे। 40 सील्स सच में काफी ज्यादा था। अब मूचेन इससे पूछता है इसका दाम क्या है। ये बंदा बोलता है रैंक 6 का स्पिरिचुअल ऑरा, और मैं दाम कम नहीं करने वाला। मूचेन कहता है तो क्या मैं इसको देख सकता हूँ। ये बंदा मान जाता है। मूचेन स्क्रॉल को खोलता है और इसमें से एक डार्क लाइट बाहर निकलती है और इसमें एरे में ये कई सारे डिजाइन्स देखता है, जैसे कि एक ड्रैगन का और एक एलिफेंट का शेप, और इस एरे का नाम था ड्रैगन एलिफेंट एरे। और मूचेन स्माइल करता और समझ जाता कि एरे सच में पावरफुल है और इसे खरीद लेता है। और ये लड़का जो इसे बेच रहा था काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मूचेन जो फोरहेड का ऑरा था इस बंदे के ऑरा से मर्ज होने लगता है। ये बंदा खुश हो जाता है क्योंकि ये भी एकेडमी के लिए ही आया था, पर इसके पास एरे था तो ये इसको बेच रहा था। इसका रैंक काफी लो था, रैंक 1 पर था ये, पर अब ये रैंक 6 सिंबल एक्सपर्ट बन चुका था। ये तुरंत ही ये जो सिंबल था उसे हाइड करने के लिए कपड़े कुछ वहां पर बांध लेता है और मूचेन का तो ऑरा अब घट चुका था। अब यहाँ से मूचेन निकलकर किंगलिंग वगैरह को ढूंढने ही वाला था, तभी कुछ शोरगुल ये फील करता है और यहाँ पर एक डिस्कशन हो रहा था। ये बंदा तो चू क्लैन का है। चू क्लैन तो काफी पावरफुल क्लैन है, ये यहाँ पर क्या करने आया है। मूचेन इस बंदे को देखता है और अवॉइड करने को देखता है, पर यह बंदा मूचेन की तरफ ही बढ़ता है। मूचेन इससे पूछता है तो तुम मुझे ढूंढ रहे हो क्या। ये बंदा स्माइल करता है और कहता है मेरा नाम चूकी है और मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। ये बंदा थोड़ा बर्ली फिगर था, यानी हट्टा कट्टा। और इसके बाद ये चाउकी सीधा बोलता है उम्मीद है कि तुम लाओ ली के सामने प्रकट नहीं होगे। और ये जब सुनता है मूचेन तो इसके भौंवे खड़े हो जाते हैं। मूचेन इससे कहता है कि अगर तुम स्पिरिचुअल रोड पर गए थे तो तुम मेरे बारे में जानते होगे। अगर तुम लुओ ली को पसंद भी करते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन जी जुआन भी मेरे सामने क्वालिफाइड नहीं है कि ऐसे शब्द वो बोले, तो तुम कौन हो। चूकी कहता है कि मुझे मालूम है जी जुआन काफी पावरफुल है, अगर वो भी होता तो मैं यही बात कहता। और मूचेन ये स्पिरिचुअल रोड नहीं है और न तो तुम पहले वाले वो ब्लड कैलामिटी मूचेन हो। तुम फिलहाल काफी लो लेवल पर हो और तुम उसे डिजर्व नहीं करते। और वो लुओ ली काफी आउटस्टैंडिंग है। मूचेन समझ रहा था और इससे पूछता है तो तुम लुओ ली से मिले हो। चौकी कहता है हाँ, उसने एक बार मुझे स्पिरिचुअल रोड पर बचाया था और मैंने उसके साथ कुछ समय व्यतीत किया था। मूचेन कहता है वो टाइम जो तुमने व्यतीत किया था वो तुम्हें पूरा टाइम इग्नोर की होगी और तुमसे कुछ बोली नहीं होगी। चौकी का एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है कि मूचेन को कैसे पता है। सही बात था, लुओ ली ने तो इसको लुक भी नहीं दिया था और न तो इससे बात किया था, वो बस अपने कल्टीवेशन में बिजी थी। और उस समय लुओ ली ने इससे एक बात बोला कि मैं मूचेन को पसंद करता और मुझे उम्मीद है कि चूंकि तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। उसके बाद लुओ ली वहां से निकल गई थी। ये सब स्पिरिचुअल रोड की घटनाएं हैं। मूचेन पूछता तुम करना क्या चाहते। चाओकी कहता है कि मुझसे फाइट करो, अगर तुम हार गए तो लुओ ली के सामने कभी मत जाना, क्योंकि लुओ ली तुमसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है और तुम्हारे जैसे कितने उसके पीछे घूमते रहते हैं। मूचेन कहता है तो तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे। चाओकी कहता है वो सब तो ठीक है, मैं नहीं चाहता कि लुओ ली दुखी हो कि उसका जो हस्बैंड है जो भी वो इतना वीक है। मूचेन कहता है यार ये लड़का ये पागल है, और ये कहता है ठीक है तुम्हारा जो भी मैटर है मैं जा रहा हूँ। चाओकी फिर से बोलता तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है तुम डिजर्व नहीं करते हो। मूचेन अब आगे बढ़ने लगता है, पर चाओकी अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करता है और एक पंच मूचेन की तरफ फेंक के मारता है। मूचेन जब ये देखता है तो पीछे पलटता है और अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करता है और एक पाम अटैक से इस पर अटैक कर देता है। इस अटैक को डिसॉल्व करने के बाद मूचेन कहता है कि तुम्हें इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। चाओकी कहता है पर तुम तो ब्लड कैलामिटी मूचेन थे ना, वहां पर तो तुम किसी से नहीं डरते थे, तुम इतने डरपोक कब से हो गए। और मूचेन फिर से जाने लगता। चाओकी कहता अगर मूचेन तुम ऐसे चले जाओगे, पर वो तो ठीक है, पर मुझे नहीं लगा था कि लुओ ली किंग लुओ तुम्हारे जैसे डरपोक बंदे से प्यार करती है या पसंद करती है। अब ये बात जब ये बोलता है तो बहुत सारे लोग सुन लेते हैं, तो यही है वो बंदा ब्लड कैलामिटी मूचेन। अब जो भी स्पिरिचुअल रोड पर गए थे उन्हें तो मालूम था, ये सोचते हैं ये मूचेन इतना वीक कैसे हो गया। इधर किंगलिंग वगैरह आ चुकी थी, सुनील इनके साथ थी और ये चूकी को किंगलिंग पहचानती थी और किंगलिंग को भी पता था कि लुओ ली सच में एक आउटस्टैंडिंग गर्ल थी। और यहाँ पर दूर में एक बंदा था, वो कहता है अच्छा तो ये है वो मूचेन स्पिरिट स्टेज के इनिशियल फेज में, ये अमेजिंग तो है पर हमारे बॉस से काफी वीक। इसके बगल में इसका मेन बॉस खड़ा था, उसके चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था। वो सोच रहा था अगर इस बंदे को मिड स्टेज के स्पिरिचुअल रोड से नहीं भगाया गया होता, इसने अपना स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं मिला, तो शायद ये जी जुआन यांग होंग इनसे भी मे भी ऊपर होता या एटलीस्ट बराबर तो होता ही। ये सुनकर के दूसरा बंदा कहता है तो ये मूचेन उतने पावरफुल थे उस समय। पर फिलहाल ये बंदा कहता है चूकी चाओकी जो है वो मूचेन से स्ट्रॉन्गर तो है,
मेरे हिसाब से चाओकी फिलहाल इस मू चेन को सप्रेस कर पाएगा। और ये हैंडसम बॉय कहता है इस बैटल से पता चल जाएगा कि मू चेन का फिलहाल क्या पावर है। अब बहुत सारे लोग बैटल को देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे क्योंकि चाओकी, इसका भी नाम काफी फेमस था। मू चेन अब रुक चुका था। चाओकी कहता है एटलीस्ट तुम्हारे पास गट्स तो है अभी भी। मू चेन कहता है यार तुम स्पिरिट स्टेज के मिडिल फेज में हो, मेरे सामने बोलना भी डिजर्व नहीं करते हो। चाओकी कहता है कि जितना तुम बोल रहे हो उतना तो तुम्हारा स्ट्रेंथ भी नहीं है, तुम मेरे से वीक हो स्पिरिट स्टेज के इनिशियल फेज में। और अब ये कहता है अब मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा और तुरंत एक पावरफुल अटैक मीटियोराइट वेव यानी कई सारे उल्कापिंड के समान अटैक मू चेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। बेसिकली चाओकी ने शुरुआत से ही अपने पावरफुल टेक्निक्स यूज करना शुरू कर दिया था। ये मू चेन को जल्दी से जल्दी हराना चाहता था। मू चेन भी जब इन अटैक्स को देखता है तो डेथ सील्स की मदद से एक पावरफुल अटैक दे मारता है और तीनों डेथ सील एक के बाद एक एक्सप्लोड कर जाते हैं और पूरी तरफ बस धुआं ही धुआं छा जाता है। चाओकी हैरान था कि मू चेन इसके अटैक को हेड ऑन ले पाया, पर जैसे धुआं छटता है एक स्पिरिचुअल एरे साफ देखा जा सकता था और उस स्पिरिचुअल एरे से एक बीस्ट निकलता, पर चाओकी भी रुकता नहीं, एक ड्रैगन पंच बनाता है और मू चेन के इस एरे पर अटैक कर देता है। और उसके बाद ये सरप्राइज होके कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम एक स्पिरिचुअल एरे मास्टर भी हो, पर इस प्रकार के एरे मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मू चेन कहता है ऐसा, और तुरंत ही एक दूसरा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन आसमान में फैलने लगता है और चाओकी को चारों तरफ से घेर लेता है। ये था रैंक 2 का स्पिरिचुअल एरे, गोल्डन रिवॉल्यूशन सोल रिवर एरे, जिससे मू चेन ने 3 बीस्ट को मारा था। और इसमें से एक गोल्डन व्हील बनता है और चाओकी की तरफ बढ़ने लगता है। ये एरे आराम से स्पिरिट स्टेज के इनिशियल फेज के बंदे को तो रोक सकता था, पर चाओकी मिडिल फेज का था। चाओकी भी अपने ऑरा को रिलीज कर, खास करके जो स्पिरिचुअल बीस्ट इसने डिवोर किया था, आई गोल्डन क्रिस्टल बीस्ट। ये रैंक 99 का अर्थ रैंकिंग का बीस्ट था। लोग कहते हैं यार ये चाओकी सच में काफी अमेजिंग है, टॉप 100 लेवल के बीस्ट को इसने डिवोर किया हुआ है। और एक पंच मारता उस व्हील पर और एक खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है, एक के बाद एक पंच। और इस समय सुनेर थोड़ी चिंतित थी और मू लिंग भी थोड़ा वरीड था कि मू चेन क्या कर पाएगा। ये किंगलिंग का भी चेहरा थोड़ा सीरियस था। हालांकि मू चेन का यही स्पिरिचुअल एरे 3 बीस्ट को मार दिया था, पर इसे भी चाओकी ने तोड़ दिया था। और इस दौरान ये कहता है चाओकी मू चेन से कि मू चेन तुम्हें हराने के लिए मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर यूज कर रहा हूँ। ये एक कदम आगे बढ़ाता है और इसके आर्म पर एक गोल्डन लाइट इकट्ठा होने लगती है और इस अटैक का नाम था गोल्डन क्रिस्टल गॉड फिस्ट। और ये ऑरा इतनी खतरनाक थी कि पूरे आसपास के स्पेस में बस गोल्डन कलर ही दिख रहा था। और तुरंत इस पंच को ये मू चेन की तरफ बढ़ा देता है। मू चेन इस अटैक को देखता है और एक लंबी सांस लेता है। आंखों में इस बार इसके एक अलग ही कोल्डनेस था और इसको मालूम था अगर लोगों को दिखाना है कि मैं पहले वाला ही मू चेन हूँ तो मुझे अब यहाँ पर अपना स्ट्रेंथ दिखाना ही पड़ेगा। हालांकि मुझे स्पिरिचुअल रोड पावर मिला नहीं, फिर भी मैं वही मू चेन हूँ। मू चेन तुरंत ही अपने पाम को आगे बढ़ाता है। इसके सेंटर ऑफ द पाम पर एक गोल्डन लाइट चमकती है और इसकी बॉडी पर गोल्डन पगोड़ा कवर्ड हो जाती है। गोल्डन पगोड़ा ऐसा चीज था जो इस दुनिया में मानो किसी भी चीज को सप्रेस कर दे। और मू चेन बोलता है वज्र पगोड़ा। अभी ये वाला पावर इसने कुछ दिन पहले ही अनलॉक किया था और मू चेन इस पगोड़ा को अपने पाम पर इकट्ठा करता है और आगे बढ़ा देता है। और वो जो गोल्डन हैंड अटैक था उससे ये पगोड़ा जाके टकराने लगता है। मू चेन कहता है वज्र पगोड़ा सप्रेस दिस फॉर मी। और थोड़े ही समय में चाओकी का जो भी ये पावरफुल अटैक था वज्रा पगोड़ा इसे सप्रेस करने लगता है। चाओकी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। इसका जो अटैक था उससे इसका कनेक्शन ही टूट गया जो कि गोल्डन सन के फॉर्म का था। ये किस प्रकार का अटैक है ये भी सोचने लगता है। और इस दौरान मू चेन अपने हैंड सील्स को चेंज करता है और चाओकी पर एक डेजलिंग लाइट से अटैक कर देता है। अब जैसे इस लाइट को देखता है चाओकी का वो जो बीस्ट था जिसे इसने डिवोर किया था वो इस अटैक की तरफ बढ़ता है। मू चेन का ये जो गोल्डन पाम अटैक चाओकी के बीस्ट को भी सप्रेस करने लगता है और अब इसे भी चाओकी इस ऑरा को संभाल नहीं पाता है और जमीन पे जाकर गिर जाता है। बॉडी से इसके ब्लड आने लगा था और ये अब शांत हो चुका था। लोग हैरान थे कि चाओकी एक मिडिल फेज का बंदा था और मू चेन इसे हरा दिया, जिसके पास की अभी स्पिरिचुअल बीस्ट का सोल इसेंस भी नहीं है। बहुत कम लोग थे जो स्पिरिचुअल रोड से आए थे, तो जो थे वो तो जानते थे, फिर भी वो हैरान थे कि मू चेन वीक तो है, हरा कैसे दिया। मूलिंग वगैरह काफी सरप्राइज होते। किंगलिंग एक चैन की सांस लेती है और ये सोचती है कि किंग लुओ ली जिसे लाइक करती है वो बंदा नॉर्मल कैसे हो सकता है। और चाओकी भी यही सोच रहा था, खास करके वज्र पगोड़ा वो क्या चीज था। और ये भी कहता है जी जुआन यांग होंग को डरा देना स्पिरिचुअल रोड पर तुम ही कर सकते हो, तुम सच में इंप्रेसिव हो। अगर तुम्हें वो एम्पावरमेंट मिल गया होता तो शायद तुम्हें कोई हरा भी नहीं पाता यहाँ पर। और चाओकी इसके फोरहेड पर जो वो गोल्डन लाइट था रैंक का वो मू चेन को ये ट्रांसफर कर देता है हारने के कारण। और इसका लेवल जो था वो रैंक 7 का था, तो मू चेन का भी ऑरा बढ़ने लगता है। पर मू चेन थोड़ा सा अलग बंदा था, ये इसे बीच में ही रोक देता है कि रैंक 7 का सिंबल बनाने के लिए चाओकी ने काफी मेहनत की होगा। और चाओ क्लैन वाले भी इसे थैंक्स बोलते कि अगर कभी भी आपको जरूरत पड़े
तो आप हमसे मिल सकते हो। अब मूचेन वापस लौट ही रहा था, तभी किंगलिंग इसके हाथ को पकड़ लेती है, कहती कि हमें कुछ पूछना है और इन्होंने तो कहा है तो हम इनसे पूछ लेते हैं। और ये किंगलिंग अब चाओकी से कहती है कि हम कुछ दिन पहले से हेवन रैंक के स्पिरिचुअल बीस्ट को ढूंढ रहे हैं, अगर आपके पास कुछ न्यूज हो तो बता दीजिए। चाओकी सोचता है, तभी इसके पीछे से इसका एक बंदा बोलता है कि बॉस, हमने कुछ सुना था कि यहाँ पर है कुछ हेवन रैंक के स्पिरिचुअल बीस्ट वैली ऑफ आइस में। पर वैली ऑफ आइस सुनकर चाओकी का भी चेहरा बदल जाता है, क्योंकि इसे कुछ चीजें याद आती हैं कि वो जो वैली ऑफ आइस है वहां पर नॉर्मल बीस्ट नहीं है, वो हाई रैंक के स्पिरिचुअल बीस्ट है और उनका इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा है। तो भाइयों, स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।